सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, यानी कि आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन। ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 इसको स्टार्ट करने वाली हूँ मैं। और अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं देखा है तो क्लास 1 में मैंने पूरा सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करा दिया है, उसको आप देख लीजिएगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है आपके 4th सेमेस्टर में। तो अनिवार्य संस्कृत का उच्चारण, वाचन एवं लेखन, देखने से ही लग रहा है कि जो आपका ये पूरा का पूरा आपका 4th सेमेस्टर का पेपर है। अगर आपने 3rd सेमेस्टर में संस्कृत अच्छे से पढ़ी है, जो मैंने पढ़ाया है पूरा नोट्स बना करके, तो आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आपका 25 नंबर का पेपर है। तो 25 नंबर में 25 भी आप ला सकते हो अगर अच्छे से आप पढ़ लो यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनिवार्य संस्कृत की बात की गई है, ये आपका हिंदी का पेपर है, इसमें आपको संस्कृत के बारे में पढ़ना है। देखिए, संस्कृत में सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो संस्कृत में सबसे पहले आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र के बाद फिर और भी सारी चीजें आती हैं, स्वर व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारी चीजें भी हम पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले संस्कृत का नाम लेते ही जो माहेश्वर सूत्र है महर्षि पाणिनि ने दिए थे, सबसे पहले हम उसको यहाँ पर जानेंगे। देखिए, वर्ण भाषा की प्रथम इकाई है। संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन मुख्य रूप से 2 भागों में किया गया है, स्वर तथा व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला बहुत कुछ हिंदी वर्णमाला के समान ही होती है। उसका रीजन क्या है कि संस्कृत से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, संस्कृत से ही हिंदी भाषा निकली है। तो संस्कृत की वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला से 2 स्वर अधिक होते हैं और ये स्वर है री और ली, ये 2 स्वर अधिक होते हैं। संस्कृत वर्णमाला महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्रों पर आधारित है, जिसमें वर्णों का क्रम से भिन्न है। वर्णों का जो क्रम है वो क्रम से भिन्न है, जो क्रमशः इस प्रकार है। तो माहेश्वर सूत्र ऑलरेडी मैंने आप लोगों को याद करवाया था 3rd सेमेस्टर में। चलिए एक बार 4th सेमेस्टर में भी इसको किस तरीके से याद करते हैं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया भी था, फिर से यहाँ पर मैं बता रही हूँ। अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओज, हैवरट, लंग, इयम गर्णम, झबई, घटदस, जब घटदस, खफ छठत चटतव, कपय सससर हल। इस तरीके से आप जल्दी जल्दी भी इसको लर्न कर सकते हैं। अयुड़, रिलरिक, एओंग, एओज, हैवरट, लंग, इयम गर्णम, झबई, घटदस, जब घटदस, खफ छठत चटतव, कपय सससर हल। आप इसको लिख करके अगर 10 बार भी ट्राई कर लेते हो तो ये पूरे के पूरे आपको फिर से याद हो जाएंगे बहुत ही अच्छे से। और माहेश्वर सूत्र अगर आपको याद है तो आप प्रत्याहार आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, संस्कृत वर्ण में भेद कौन कौन से हैं। तो संस्कृत वर्ण में ऑलरेडी आपको पता है कि चाहे संस्कृत हो या फिर हिंदी हो, दोनों में ही वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। और स्वरों को भी यहाँ पर अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों तथा हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों का वर्णन किया है। तो संस्कृत भाषा में जो स्वर है, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है। इसमें हरस्व स्वर कौन कौन से हैं जिनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है? अ, ई, उ, रील, री। जबकि दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 8 आते। तो 8 5 13 स्वर है संस्कृत भाषा में। अब स्वर के भेदों में देखिए 3 भेद होते हैं, उदांत, अनुदांत और स्वरित। ठीक है, तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को यहाँ पर हम समझेंगे कैसे होता है। तो उदात्त देखिए, उच्चर उदत्त, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के ऊर्ध्व भाग से होता है वे उदात्त स्वर कहलाते हैं। अनुदात्त क्या होते हैं? निचैरनुदात्त, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के अधो भाग से होता है वे अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। और स्वरित समाहारा, जिन वर्णों का उच्चारण नियत स्थान के मध्य भाग से होता है वे स्वरित स्वर कहलाते हैं, तथा ये उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होते हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में जो व्यंजन है दोस्तों, तो स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। आपको पता ही, अगर व्यंजन की परिभाषा पूछेगा एग्जाम में तो आपको क्या लिखना है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास, वायु मुख के किसी भाग, तालु, ओष्ठ आदि से टकरा कर या रुक कर आती है। तो संस्कृत भाषा में व्यंजन, जिस प्रकार आप हिंदी में व्यंजन पढ़ते हो, सेम वही यहाँ पर भी आपको व्यंजन में पढ़ना है। और व्यंजन के कौन कौन से भेद हैं इनको भी हम देख लेते हैं।
अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के भेदों में सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। इन व्यंजनों के बीच 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल 25 होती है और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा आता है। च वर्ग में च छ ज झ ञ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण। त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। ये टोटल 25 वर्ण हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन यही से आता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, उष्म व्यंजन क्या होते हैं और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। और संयुक्त व्यंजन अगर मान लीजिए ज्ञ है तो वो किस किस व्यंजन से मिल करके बना हुआ है, इस तरीके का प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो अंतस्थ व्यंजन बहुत ही आसान है, इन्हें हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ पूरी तरीके से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये केवल 4 हैं, य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। य र ल और व, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। उष्ण व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख में हवा रगड़ खाकर उष्मा या गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं, श श श और ह, तीनों श और ह। तो तीनों श और ह ये उष्ण व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनको बोलते समय मुख से हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है या गर्म होकर बाहर निकलती है। श श श ह, आप बोल के देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मुख से ऊष्मा निकल रही है। तो देखिए इनके अतिरिक्त अयोगवाह एवं संयुक्त वर्ण होते हैं जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। तो अयोगवाह जो है ये अंग और आहा आते हैं। अयोगवाह में बहुत बार एग्जाम में यही पूछा गया है कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अंग और आहा है, ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। अंग और आहा बिल्कुल याद रखिएगा, जो अयोगवाह वर्ण होते हैं ये ना तो स्वर में गिने जाते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं और ये अंग और आहा हैं जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं ध्यान से देखिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो बार बार एग्जाम में पूछता है, मुख्य रूप से 4 ही वर्ण हैं जिनको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये जो डीएलएड में आप पढ़ रहे हो ये आपके यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट या अदर स्टेट का अगर कोई आप एग्जाम देते हो तो ये सब जगह काम आएगा। जब 2 व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं तो उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहा जाता है। जब 2 व्यंजन मिलकर के कोई तीसरा व्यंजन बना देते हैं, कोई तीसरा एक वर्ण बना देते हैं, जैसे क और श मिलकर के छ, ये क है और ये श है, ये मिल करके षटकोण वाला श, ये मिल करके छतरी वाला छ बना रहे हैं। त और र मिल करके त्र बना रहे हैं। ज और इया मिल करके ज और इया मिल करके ज्ञा बना रहे हैं, ठीक है। और श और र मिल करके ये श और र मिल करके श्र बना रहे हैं। और ये 4 आप लोगों को बिल्कुल याद होने चाहिए। किससे मिलकर के कौन सा वर्ण बनता है संयुक्त वर्ण, किन किन वर्णों के योग से कौन सा संयुक्त वर्ण बनता है। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए अपना 4th सेमेस्टर का हिंदी का। ऑलरेडी मैंने सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करवाए हैं। तो आप देखोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें तो ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं पहले भी और बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। और द और य मिलकर के द्य होता है, जैसे कि विद्यालय हम लिखते हैं इस तरीके से अभी हम लिख सकते हैं, ये हलंत लगा करके द के नीचे, और हम इस तरीके से भी विद्यालय लिखते हैं। तो इसमें द और य मिल करके ये द्य बन गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए द और व मिल करके द्व बन गया। जैसे कि हम अगर इस तरीके से द्वार लिखेंगे तो हमें द और व दोनों लिखना पड़ेगा और इस तरीके से लिखेंगे तो बस द के नीचे व लगा देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा संयुक्त व्यंजन भी। अब चलिए अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं, अनुस्वार और अनुनासिक। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु के रूप में अनुस्वार लगाया जाता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार म तथा न व्यंजन का ही रूप है। यदि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णाक्षर के पूर्व होता है तो इसका उच्चारण व लेखन पंचमाक्षर के रूप में करते हैं, जैसे प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि। तो अगर यहाँ पर ये जो अनुस्वार है, अगर अनुस्वार से पहले 5वां वर्ण आता है किसी भी
वर्ग का, तो यहाँ पर देखिए ता था दा धा ना जो वर्ण है ये ता वर्ग का 5वां वर्ण है। तो इसके आगे अगर अनुस्वार आता है तो ये आधा ना के रूप में आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब अनुनासिक के बारे में जानते हैं। तो अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम सांस निकलती है। किसी अक्षर या स्वर के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है। दूसरे शब्दों में किसी अक्षर के ऊपर जो अर्धचंद्र लगाया जाता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ये जो चांद बिंदी होती है यही अनुनासिक है। जैसे आंख, माँ, गांव आदि स्पर्श वर्णों का प्रत्येक 5वां अक्षर अनुनासिक होता है, क्योंकि उनका उच्चारण करने के लिए मुख की वायु को नासिका की सहायता से बाहर निकाला जाता है। जैसे अंगा, इया, अणा, न, म ये सब अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ लिया। तो अनुस्वार जैसे ये बिंदी होती है और अनुनासिक ये चांद बिंदी होती है। अब इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ कैसे होता है इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे विषयों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, हर विषय का नोट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऐप पर प्रोवाइड भी करा चुकी हूँ। हर विषय का इस तरीके से हाथों से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर। तो आप सारे विषयों को पढ़ते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट आ रहा है हमसे बताते रहिए। और दोस्तों आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर करवाना ये हमारा उद्देश्य है। तो अगर आपको सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7705 95 45 49। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपनी जो भी समस्या उसको बता सकते हैं और कोर्स को आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको सारी क्लासेस मिलती हैं, सारे विषयों के मास्टर क्लास मिलते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हो। ऐप में पढ़ने से एक फायदा होता है कि ऐप में सारे विषयों के क्लासेस मिलती हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी ढेर सारे मिल जाते हैं, और राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाती है। तो अलग से आपको मार्केट से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।